न्यूरोट्रांसमीटर की जिन्हें हम कहते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और दूसरी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की कैटेगरी है उससे हम कहते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। सबसे पहले एग्जाम्पल की कैटेगरी याद करनी है। जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनके क्या एग्जाम्पल है, जिसके अंदर एसिटाइलकोलिन है, एपिनेफ्राइन, नॉरएपिनेफ्राइन, ड्रूपेमिन और सीरोटोनिन। इसी तरह से जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नेम है गाबा, शॉर्ट फॉर्म है गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड का ग्लाइसिन, ग्लूटामेट और एस्पेरेट, जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर है जिनका रोल होता है इनहिबिटरी रोल होता है। तो जब भी इनहिबिटरी रोल प्ले करेंगे पोस्ट सिनेप्टिक सेल के अंदर हाइपरपोलराइजेशन का सबब बनेंगे। हाइपरपोलराइजेशन का मतलब होता है पोस्ट सिनेप्टिक सेल के अंदर जो है नेगेटिवली चार्ज कंडीशन डेवलप होगी। क्यों होगी हम इस पे आते हैं। और इसी तरह से जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक सेल के अंदर, पोस्ट सिनेप्टिक सेल के अंदर जो एक डीपोलराइजेशन का सबब बनेंगे और एक नया एक्शन पोटेंशियल वहां पे जनरेट होगा। जब एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो उसमें होता ये है कि सोडियम आयंस जो है वो न्यूरॉन के अंदर आते हैं और पोटेशियम आयन जो है आउटवर्ड मूव करते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि एक एक्शन पोटेंशियल जैसे जनरेट हुआ। तो नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। जिस तरह से हमें पता है कि जो स्क्रीन चल रही है, एक जो न्यूरॉन है उसके अंदर जो मैसेजेस आते हैं वो सबसे कन्वर्ट होते हैं। जिन न्यूरोट्रांसमीटर्स की आज हम जैसे बात कर रहे हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर इन एक्सॉन टर्मिनल की जो एंड्स होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल के एंड्स होते हैं जिन्हें हम सिनेप्टिक वेसिकल्स या सिंपली वेसिकल कहते हैं। इन्हीं के अंदर वेसिकल के अंदर जो ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद होते हैं। और यू नो वेरी वेल देन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे जैसे हमने मसल सेल के बारे में पढ़ा था, तो एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा तो मसल सेल की जो है कॉन्ट्रेक्शन होती है। इलेक्ट्रिकल मैसेज देन जो है केमिकल मैसेज में कन्वर्ट हो गया था। तो बिल्कुल इसी तरह से जब हम पढ़ेंगे आज तो जिसमें ये सबसे पहले एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को देखते हैं कि वो क्या करेंगे। जैसे एक्साइटेटरी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो फाइनली जैसे आपको पता है कि जो सिनेप्स होता है, जैसे एक हम टिपिकल सिनेप्स के अंदर हमने पढ़ा है कि थ्री स्ट्रक्चर्स आर देयर। कौन सी थ्री स्ट्रक्चर्स आर देयर? एक प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, एक है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। एक कंपोनेंट है जिसे हम कहते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन वो सेल की मेम्ब्रेन है जहां से सिग्नल और इम्पल्स जो ट्रैवल करता हुआ आ रहा है। ये नर्व इम्पल्स आ रहा है, नर्व इम्पल्स जिसे आप एक्शन पोटेंशियल कह रहे हैं, जो जनरेट हुआ था वो आया है। एंड पे क्या होता है यू नो वेरी वेल, इधर जो है वेसिकल्स होती हैं और वेसिकल्स के अंदर क्या होता है यू नो वेरी वेल, इसके अंदर केमिकल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। दीज केमिकल्स आर कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर्स। इन केमिकल्स को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। देन न्यूरोट्रांसमीटर आपको बताया कि यहाँ से रिलीज होते हैं। रिलीज होने के बाद जैसे पोस्ट सिनेप्टिक सेल, जो ये जो सेल है इसे हम कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक सेल है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो एक न्यूरॉन नंबर 2 की जो है ये मेम्ब्रेन होती है। इधर रिसेप्टर्स मौजूद हैं, रिसेप्टर्स मौजूद है। जैसे आपको पता है कि यही न्यूरोट्रांसमीटर इन रिसेप्टर के साथ आके बाइंड करेगा, इन रिसेप्टर के साथ आके बाइंड करेगा तो रिजल्ट ये होगी, जैसे हमने पढ़ा है इससे पहले तो आप स्टूडेंट्स को याद होगा, सोडियम जैसे आयंस होते हैं, सोडियम आयंस दे रश इनसाइड द न्यूरोलेमा। और ये कौन सा अमल हो गया? ये डीपोलराइजेशन का अमल हो गया। ये प्रोसेस हो गया डीपोलराइजेशन। जब डीपोलराइजेशन हुई तो इसका मतलब है इनसाइड जो नेगेटिव हुआ, और आखिर में जैसे लास्ट में ये होगा जब एक एक्शन पोटेंशियल कंप्लीट होगा, एक एक्शन पोटेंशियल जब कंप्लीट होगा तो पोटेशियम आयंस देन जो है बाहर चले जाते हैं। तो हम कहेंगे कि एक सिंगल एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। ये जो एक्शन पोटेंशियल ये मैसेज था
ये मैसेज दूसरे न्यूरॉन की तरफ चला गया। दरमियान में क्या आया था, दरमियान में आए थे केमिकल आए थे, और उन केमिकल का नेम है न्यूरोट्रांसमीटर। कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी एक्साइटेटरी, बिकॉज इन्होंने एक न्यूरॉन का मैसेज दूसरे न्यूरॉन को दे दिया। सच न्यूरॉन, सच जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे उन्हें हम कहेंगे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, क्योंकि इन्होंने एक न्यूरॉन के मैसेज को दूसरे न्यूरॉन की तरफ भेज दिया। दूसरे न्यूरॉन के अंदर भी डीपोलराइजेशन का अमल हुआ, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। मीडिएशन किसकी थी, दरमियान में जो आए थे न्यूरोट्रांसमीटर। कैटेगरी अब कौन सी होगी, वो होगी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ भी एक जो पोटेंशियल पैदा होता है इन न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से, उन्हें कहेंगे एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। लफ्ज जस्ट एक्साइटेटरी, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक, जैसे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन उसका पोटेंशियल। जैसे आप स्टूडेंट्स को याद होगा दो तीन लफ्ज, जैसे एक आरएमपी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दूसरा लफ्ज एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और ये तीसरा जो टर्म है पोटेंशियल, पी फॉर पोटेंशियल जो है, यकीनन जैसे पी पोटेंशियल, वो कौन सा पोटेंशियल, पोस्ट सिनेप्टिक, उसके अंदर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ने एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया है। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ही कॉज है, रीजन है, जिसकी वजह से पोस्ट सिनेप्टिक सेल के अंदर एक पोटेंशियल जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है। इसे हम कहेंगे एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। बाकी ये गैप है वो लफ्ज आपने पहले से ही जैसे पढ़ा है, याद है आप स्टूडेंट्स को, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। 20 to 30 नैनोमीटर का एक गैप होता है जिसे कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट तीन कंपोनेंट होते हैं किसी भी एक न्यूरोट्रांस, एक सिनेप्स के। नंबर 1 प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, नंबर 2 सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और नंबर 3 इज द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो क्या करेगा, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ये करेगा कि जैसे पोस्ट सिनेप्टिक सेल के रिसेप्टर होते हैं उनके साथ जब बाइंड करेंगे तो सोडियम चैनल ओपन होंगे, सोडियम चैनल ओपन होने की वजह से डीपोलराइजेशन होगी, पोटेशियम आयंस बाहर जाएंगे और एक एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हो जाएगा, ये रोल होगा। इससे हम कहेंगे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का जो पोटेंशियल हुआ तो उसे हम कहेंगे एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। एक्साइटेटरी 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 पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को हम कहेंगे एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। वेरी सिंपल हुआ, ठीक है। तो यानी रोल या किरदार है इस न्यूरोट्रांसमीटर का। न्यूरोट्रांसमीटर क्या कर रहा है, सोडियम आयंस पास करने के लिए जो सोडियम चैनल को जस्ट ओपन करता है, एक पोस्ट सिनेप्टिक सेल के अंदर एक नया एक्शन जो पोटेंशियल जनरेट हुआ, तो इसे हम कहते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अगर सेम इसी जगह पे हाइपर पोलराइजेशन जब होती है तो वो हो जाएगा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और ऐसा जो पोटेंशियल होगा उसे हम कहेंगे इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। बस लफ्ज ही दो याद रखना। प्लस में जो मेन क्वेश्चन है जो एक ग्रुपिंग का है कि कौन कौन से एग्जाम्पल है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के और कौन से जो है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जाम्पल, वो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी तरह से जब पोस्ट सिनेप्टिक, जैसे ये प्री सिनेप्टिक सेल है तो यहाँ से जो एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, अब यू नो वेरी वेल कि इधर एंड पे, एक्सान के एंड पे जो है वेसिकल्स हैं, एक्सान के एंड पे जो वेसिकल, और वेसिकल के अंदर क्या होता है, वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो ये रिलीज हुए, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने के बाद पोस्ट सिनेप्टिक सेल, पोस्ट सिनेप्टिक सेल उसके जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ जब ये बाइंड करेंगे, रिसेप्टर के साथ ये जो न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड करेगा, तो इधर जो है हाइपर पोलराइजेशन का अमल हो जाएगा। पोस्ट सिनेप्टिक सेल के अंदर हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी, डीपोलराइजेशन नहीं, हाइपर पोलराइजेशन होगी। हाइपर पोलराइजेशन का मतलब है पोस्ट सिनेप्टिक सेल के अंदर नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। डीपोलराइजेशन नहीं, हाइपर पोलराइजेशन। इनहिबिटरी
न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है कि पोस्ट सिनेप्टिक जो सेल है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है, उस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ आके बाइंड करना, बाइंड करने के बाद हाइपरपोलराइजेशन को जैसे एक कंडीशन जनरेट करना, तो उसे हम कहते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। और इसका पोटेंशियल होगा वो होगा इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल कहेंगे। अब नाउ क्वेश्चन अराइज कि अगर जैसे हाइपर पोलराइजेशन अगर हुई है तो हाइपर पोलराइजेशन क्यों होती है, हाइपर पोलराइजेशन के रीजन क्या है, कोई स्टूडेंट बताएगा कि वाई हाइपर पोलराइजेशन अगर हुई है तो वाई ये क्यों हुई है हाइपर पोलराइजेशन, अगर हाइपर पोलराइजेशन हुई है तो क्यों हुई है जी, बस एक स्टूडेंट को बताए वाई। आप कहेंगे कि पोटेशियम आयंस जो आउटवर्ड मूव करेंगे, ई फ्लक्स होगा पोटेशियम आयंस का, पोटेशियम आयंस का जब ई फ्लक्स होगा, ई फ्लक्स होगा तो इनसाइड द न्यूरोलेमा जो उस न्यूरॉन के अंदर जो है नेगेटिवली चार्ज कंपोनेंट से ज्यादा हो जाएंगे, ये एक रीजन है। और दूसरा रीजन भी है, दूसरा रीजन ये होता है कि इनके अंदर जैसे एक और वोल्टेज गेटेड चैनल है, क्लोराइड आयंस है, वो भी उनकी कंसंट्रेशन अंदर की तरफ ज्यादा आती है, जिन पे नेगेटिव चार्ज होती है, तो ये एक हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है। हाइपर पोलराइजेशन के दो रीजन या सबब है, एक सबब ये है कि जैसे पोटेशियम आयंस जो इफ्लक्स उनका होगा, नंबर टू जो क्लोराइड आयंस वोल्टेज गेटेड क्लोराइड आयंस जो है चैनल ओपन होंगे वोल्टेज गेटेड, और उसके बाद क्लोराइड आयंस जब न्यूरॉन के अंदर आएंगे तो अगेन उन पे जो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से भी हाइपर पोलराइजेशन होगी। पोस्ट सिनेप्टिक सेल के अंदर कोई भी जैसे जैसे ये अल्टीमेट पर्पस क्या था कि ये एक्शन पोटेंशियल इसके अंदर जनरेट हो, अब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा या नहीं होगा, यकीनन इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। आप स्टूडेंट्स को ये भी याद है जब हमने एक ग्राफ बनाया था तो शुरू में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल जब होता है तो डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन रिफ्रैक्टरी पीरियड और एक एक्शन पोटेंशियल, जब तक हाइपर पोलराइजेशन है तो नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा है जब तक ये हाइपर पोलराइजेशन हो। उसके बाद जब रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है सोडियम पोटेशियम पंप जो ऑपरेशनल होता है, उसके बाद एक आरएमपी वाली कंडीशन आती है, देन अगेन एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, उसके बाद एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, हाइपर पोलराइजेशन, इस तरह से जो है एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट होते हैं, और इस तरह से जो आगे भी जो से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होंगे। तो जब तक हाइपर पोलराइजेशन है तो न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो हाइपर पोलराइजेशन कौन करवा रहा है, इन न्यूरोट्रांसमीटर ने मैसेज दिया, इन न्यूरोट्रांसमीटर ने कोई काम नहीं किया, जस्ट ये रिसेप्टर के साथ बाइंड हुए, और रिसेप्टर के साथ बाइंड हुए तो रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये हुई, जैसे कहते हैं ना कि स्टूडेंट्स को कहा कि बच्चों को कहा कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ रहे थे, चलो हम इनको जबरदस्ती तो पढ़ा नहीं सकते हैं, इनको बुक ओपन तो नहीं करा सकते हैं, बस एक काम करते हैं, काम ये करते हैं मोबाइल वापस ले लिया तो आप पढ़ने लगे। तो मोबाइल और किताब का डायरेक्ट तो कोई रिलेशनशिप तो नहीं है, मोबाइल ले लिया, रिसेप्टर के साथ न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हुए बस, बाकी हाइपर पोलराइजेशन हुई, हाइपर पोलराइजेशन हुई है तो उसके बाद जैसे नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ, तो इस वजह से हम ऐसी न्यूरोट्रांसमीटर को हम कहेंगे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एग्जाम्पल की कैटेगरी है, बस दोनों की याद करनी है, कोई इतनी ज्यादा डिटेल नहीं है, थोड़ी सी रीडिंग करके हम नेक्स्ट हेडिंग में जाएंगे आज, थोड़ी सी रीडिंग। पेज नंबर 75 पेज पे आप आएंगे, 75 नंबर पेज पे, पेज नंबर 75 पे न्यूरोट्रांसमीटर की क्लासिफिकेशन है उसको आप देखेंगे।
So at the excitatory synapse, neurotransmitters receptor control a type of gated channel that allows sodium ion to enter into. सोडियम आयन को अलाउ करते हैं ताकि उसके अंदर इंटर हो, इंटर द सेल, एंड पोटेशियम टू लीव द सेल कॉजेस डीपोलराइजेशन। तो जब एक डीपोलराइजेशन पहले हुई, सोडियम आयन अंदर आए, पोटेशियम बाहर गए, एक एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ, किसकी वजह से? जस्ट न्यूरोट्रांसमीटर वो रिलीज हुआ था, रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, खुद ब खुद एक्शन, एक पोटेंशियल जनरेट हुआ नेक्स्ट सेल के अंदर। causes the depolarization, electrical change caused by the binding of the neurotransmitter। ये जो इलेक्ट्रिकल चेंज आई है किसके अंदर? पोस्ट सिनेप्टिक सेल के अंदर आई। क्यों आई है? बाय द बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर टू पोस्ट सिनेप्टिक सेल, उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल जो चेंज आई है, इसे कहेंगे एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल कहेंगे, इस चेंज को हम कहेंगे। और उसमें जैसे हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल होगा, बस एक ही लफ्ज है। बाकी एग्जाम्पल की कैटेगरी है, जैसे एसिटाइल कोलिन है, एक्साइटेटरी इन नेचर है जैसे आपको बताया, या किन किन जगहों पे इनहिबिटरी है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिसेप्टर। बहरहाल इसकी जो नेचर है एसिटाइल कोलिन की जो है वो लाइक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर में है। बायोजेनिक अमाइंस, मॉडिफाइड अमाइनो एसिड है, इन्हें जनरली कहते हैं बायोजेनिक अमाइंस कहते हैं। मॉडिफाइड अमाइनो एसिड होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बायोजेनिक अमाइंस। अमाइंस सिंपली भी कहते हैं, बायोजेनिक अमाइंस भी कहते हैं। जैसे एक चीज हमने पढ़ा है न्यूरॉन के हवाले से कि ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ पे बनते हैं, न्यूरॉन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स। हाँ एग्जैक्टली, सोमा, जिसे आप सेल बॉडी भी कहते हैं, पर स्टोर जाके एक्सॉन टर्मिनल में वेसिकल के अंदर होते हैं। तो यानी इनकी सिंथेसिस होती है, फॉर्मेशन होती है, तो अमाइनो एसिड से ही बनते हैं। मॉडिफिकेशन होती है थोड़ी सी, जिसे हम कहते हैं मॉडिफाइड अमाइनो एसिड। इपिनेफ्राइन और नॉर इपिनेफ्राइन, हालांकि ये दोनों हार्मोन्स हैं, बोथ ऑफ दीज आर हार्मोन, ये दोनों इपिनेफ्राइन और नॉर इपिनेफ्राइन हार्मोन्स भी हैं केमिकली, और न्यूरोट्रांसमीटर की कैटेगरी में भी आते हैं। हार्मोन्स होते हैं कि स्पेशल सिचुएशन बॉडी के अंदर क्रिएट होती है, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन होती है, स्ट्रेस वाली सिचुएशन, जॉय है, एक्साइटमेंट, उनके अंदर इनका जो है रोल या किरदार होता है, वो ये एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन हार्मोन का होता है। हार्मोन भी है, न्यूरोट्रांसमीटर भी है। ब्लड प्रेशर थोड़ा सा रेज या इंक्रीज भी हो सकता है, इस तरह से ब्रीदिंग रेट भी फास्ट होती है, तो उससे जनरल एक सिचुएशन बॉडी के अंदर होती है जिसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट सिचुएशन। तो एपिनेफ्राइन एंड नॉर एपिनेफ्राइन व्हिच फंक्शन एज द हार्मोन एंड क्लोज रिलेटेड कंपाउंड कॉल्ड डोपामिन, अनदर बायोजेनिक अमाइन इज सेरोटोनिन। तो ये हमारी जो केमिस्ट्री है ब्रेन की, टोटली जिस तरह से किसी भी इंसान का जो बिहेवियर है, लर्निंग है, स्लीप वेक साइकिल्स है, मूड है, वेलबींग है, टोटली इन न्यूरोट्रांसमीटर पे डिपेंड करता है। अगर कोई पर्सन बॉडीली जैसे फिट है पर ब्रेन के अंदर इन केमिकल्स में कोई डिसऑर्डर है, केमिकल प्रॉपरली नहीं ये बन रहे हैं, तो ना लर्निंग, ना वेलबींग, ना कोई फिटनेस, ना कोई इमोशंस, कोई ऐसी टोटली जो है हमारी जो बॉडी की मैकेनिज्म है इनको रेगुलेट करने वाले ये न्यूरोट्रांसमीटर ही होते हैं। जैसे डोपामिन जो एक जनरली जिस तरह से एक वेलबींग का एक एहसास जो देता है, डोपामिन या जो प्लेयर फीलिंग है अक्सर जो इंसान के अंदर, जैसे किन जिन भी चीजों की वजह से जैसे प्लेयर फीलिंग का एक स्टेट होती है जो वो डोपामिन की वजह से होती है। इनका मेडिकल में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल है। जैसे अगर किसी पर्सन को हार्ट बीट, जैसे अगर कार्डियक अरेस्ट होती है तो डोपामिन वगैरह ये भी दी जाती है इसको वापस ब्लड प्रेशर को जैसे रिस्टोर करने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ऐसे केमिकल्स होते हैं। सीरोटोनिन भी है, सीरोटोनिन अनदर जो एक बायोजेनिक अमाइन आल्सो कॉल्ड सीरोटोनिन होता है। सीरोटोनिन भी होते हैं हैप्पीनेस और वेलबींग के, तो नॉर्मल कंसंट्रेशन में रिलीज होते रहते हैं, तो हैप्पीनेस और वेलबींग का ताल्लुक इस सीरोटोनिन से है। किसी मोबाइल से, महंगे मोबाइल से हैप्पीनेस नहीं मिलती है,
ठीक है, किसी जगह पे जाने से, उधर घूमने से हैप्पीनेस नहीं मिलती, किसी जगह पे अच्छा खाना खिलाएं, हैप्पीनेस नहीं परचेज की जा सकती है। टोटली जो है इस सीरोटोनिन, डोपामिन, इन न्यूरोट्रांसमीटर से रिलीज, इनकी वजह से ये सब ऐसे अगर हो तो अमीर लोग हर किस्म की खुशियां, हर किस्म की जैसे आसाइश से वो हासिल कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये इस इन केमिकल पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये डोपामिन सेरोटोनिन पे है। इसी तरह से दो डिसऑर्डर्स हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है आगे। डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम में उनके अंदर भी ये टॉपिक मौजूद है, खास तौर पे डोपामिन। जैसे ब्रेन के वो पार्ट, ये क्योंकि ब्रेन के अंदर ही न्यूरोट्रांसमीटर जैसे अक्सर होते हैं, तो ब्रेन के न्यूरॉन, ब्रेन का वो हिस्सा जो ये डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर बना रहे हैं, अगर ये हिस्सा जो है इनकी न्यूरॉन डीजनरेट हो जाए तो जाहिर है डोपामिन जो है कम प्रोड्यूस होगी। ब्रेन का वो पार्ट, वो न्यूरॉन जो डोपामिन बना रहे हैं, अगर उनकी डीजनरेशन हो जाए, न्यूरॉन की डीजनरेशन हो जाए, तो जाहिर है डोपामिन जो कम प्रोड्यूस होगा। जब डोपामिन कम प्रोड्यूस होगा तो एक डिजीज होती है जिसका नेम है पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज, और ऐसी डिजीज का कोई भी इलाज नहीं होता है, नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिजीज होती है, उनका कोई भी इलाज नहीं होता है। उसको मैनेज किया जा सकता है पर इलाज नहीं होता है। तो ब्रेन का वो पार्ट डैमेज हो जाए जो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन बनाता है, तो जाहिर है लेस डोपामिन प्रोड्यूस होगी, तो उसको पार्किंसंस डिजीज हो जाएगी। इसी तरह से ब्रेन का वो पार्ट जो बहुत ज्यादा डोपामिन बना रहा है, तो उसको जो शिजोफ्रेनिया हो जाएगी। शिजोफ्रेनिया, शिजोफ्रेनिया एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, साइकोलॉजिकल कंडीशन है, साइकोलॉजिकल कंडीशन है। जब हाई कंसंट्रेशन ऑफ डोपामिन होगी तो शिजोफ्रेनिया हो जाएगी। शिजोफ्रेनिया के हवाले से मे भी आपने सोशल मीडिया वगैरह या जो कई ड्रामा वगैरह उनमें दिखाते हैं, कभी कभार एक्टिंग एक्टर जो करते हैं, तो बहुत ही कम लोग होते हैं दुनिया में जो जिनको रेयरली ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसका इलाज भी कोई भी नहीं है। इलाज भी कोई भी नहीं है। इसके अंदर होता ये है कि एक जैसे डिलूजन होती है, डिलूजन की मीनिंग होती है ऐसे आइडियाज जिनका कोई हकीकत से ताल्लुक ही ना हो। डिलूजन फील होती है, हाल्यूसिनेशन फील होती है, और जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जैसे फैमिली मेंबर सारे एक रूम में अगर बैठे, मैं तो छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और बाकी किसी को आवाज नहीं आएगा, उस पेशेंट को आवाज आएगा कि देखो मुझे फलां बुला रहा है या फलाना मुझे मारना चाहता है। अजीब तरह की कानों के अंदर आवाजें आएंगी, फेसेस ऐसे नजर आएंगी, छोटी चीजें बड़ी, बड़ी चीज छोटी, इस तरह से। जैसे एक जो चींटी होती है बहुत छोटी होती है साइज, वो एलिफेंट जितनी नजर आएगी, और एलिफेंट जो है बिल्कुल एक चींटी जैसा नजर आएगा, सरकटा इंसान नजर आएगा, ऐसी चीजें। और इनका कोई भी जैसे इलाज नहीं होता है। और ये क्यों है? बिकॉज ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ डोपामिन होती है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ डोपामिन। इसी तरह से ये दो सवाल जैसे आपने नोट, सीरोटोनिन हो गया। अब उसके बाद इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरफ आएंगे, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरफ आएंगे, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। So at the inhibitory synapse, the binding of neurotransmitter molecule to the postsynaptic membrane hyperpolarizes the membrane. जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को उसने उसने जो हाइपरपोलराइजेशन करा दी, हाइपरपोलराइजेशन का वो न्यूरोट्रांसमीटर हाइपरपोलराइजेशन का सबब हो गया। अब देखते हैं कि हाइपरपोलराइजेशन के अंदर होता क्या है। यू नो वेरी वेल कि पोटेशियम आयंस का ई फ्लक्स होता है और क्लोराइड चैनल ओपन होते हैं। क्लोराइड जिन पे नेगेटिव चार्ज होती है, तो न्यूरॉन का इंटीरियर जो होगा वो सारा नेगेटिव होता है, इसे हम कहते हैं हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन का इफेक्ट ये होगा कि उस न्यूरॉन को देन जो पहले वाला न्यूरॉन था ना, उसका जो एक्शन पोटेंशियल है वो दूसरे न्यूरॉन के अंदर कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, वो सिग्नल वहीं पे स्टॉप हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। इस वजह से हम इसे कहते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इस वजह से हम इसे कहते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। Hyperpolarizes the membrane of the opening channel and makes the membrane more permeable। दो ऑप्शन है, आइदर जो पोटेशियम आयन विच रशेस आउट ऑफ द सेल, पोटेशियम आयन का ई फ्लक्स हुआ तब हाइपरपोलराइजेशन हो सकती है एक, और दूसरा लाइक and chloride ions which enter into the cell of the large concentration gradient। so या इवन जो दोनों कंडीशन हो सकती है, पोटेंशियल इवन
मोर नेगेटिव देन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जैसे आप स्टूडेंट्स को याद होगा RLP अगर -70 हाइपरपोलराइजेशन हो गया -90 तक हो गया तो दिस कंडीशन, और जब तक माइनस जैसे 90 वाली कंडीशन है न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट वहां पे नहीं होता है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिकल ऐसे डिफरेंस को हम कहेंगे इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। केमिकल्स कॉज इज वोल्टेज चेंजेस कॉल्ड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और एग्जांपल की कैटेगरी हमने नोट की है जैसे गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड शॉर्ट फॉर्म में गाबा है, ग्लाइसिन है, ग्लूटामेट है और एस्पिरेट है। ठीक है, इस तरह से दो कैटेगरी एग्जाम्पल की कैटेगरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो आप यकीनन इसको याद करेंगे। अब हम आते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की तरफ आते हैं, उसकी एक छोटी सी इलस्ट्रेशन बनाते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम जिसकी दो मेन कैटेगरीज है। एक नर्वस सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम शॉर्ट फॉर्म में उसे CNS कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में उसे CNS, शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म याद करना जरूरी है। और दूसरा जो नर्वस सिस्टम होता है उसे कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम शॉर्ट फॉर्म उसका PNS है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम शॉर्ट फॉर्म PNS है। इंटर क्लास के अंदर शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म बहुत ही ज्यादा है जिन्हें याद करना जरूरी है। जो CNS होता है उसके अंदर जैसे एक पार्ट होता है ब्रेन का होता है, डिटेल्ड हम स्ट्रक्चर्स को बाद में देखेंगे, और दूसरा पार्ट होता है स्पाइनल कार्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। CNS के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ब्रेन होता है और दूसरा होता है स्पाइनल कार्ड, दे कंस्टिट्यूट CNS, ये CNS कंस्टिट्यूट करते हैं। और इसी तरह से ब्रेन के अंदर भी जैसे नर्व्स निकलती हैं और ब्रेन से नर्व निकलती है, इसी तरह से स्पाइनल कार्ड से भी नर्व्स निकलती हैं। जो ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं और स्पाइनल कार्ड से नर्व्स निकलती हैं उन्हें कहते हैं पेरिफेरल नर्व्स कहते हैं, ये पेरिफेरल नर्व्स। तो पेरिफेरल नर्व्स दे कंस्टिट्यूट PNS, इसी वजह से इसके अंदर जो पेरिफेरल नर्व्स या सिंपली नर्व्स हैं या आप नर्व्स भी लिख सकते हैं। ये जो नर्व्स होते हैं ये PNS बनाते हैं। नर्व्स कौन सी, एक होती है जैसे ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स होती हैं जिन्हें कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स है क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली नर्व्स हैं जिन्हें कहेंगे स्पाइनल नर्व्स, इन्हें कहेंगे स्पाइनल नर्व्स। पैदाल के हवाले से देखा जाए तो क्रेनियल नर्व्स जो 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं, और स्पाइनल कार्ड जो 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं। तो दे कंस्टिट्यूट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये जो है हमारा PNS और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। CNS PNS, CNS के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है, PNS के अंदर नर्व्स हैं। नर्व्स कौन सी, ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स, दे कंस्टिट्यूट PNS। बस छोटी सी एक दो पॉइंट है, नेक्स्ट हम आते हैं। जैसे PNS की डिवीजन हम बनाएंगे। PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जिसके अंदर एक होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है हमारी स्केलेटल मसल्स को रेगुलेट करता है, स्केलेटल मसल्स को रेगुलेट करता है, और ये वॉलंटरी इन नेचर होता है। वॉलंटरी का मतलब होता है पर्सन की विल या विश के अकॉर्डिंगली। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जिसे ENS कहते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम शॉर्ट फॉर्म में उसे ENS कहते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। किनको रेगुलेट करता है, ये इंटरनल ऑर्गन्स को रेगुलेट करता है, विसरल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन्स, स्मूथ मसल्स कार्डियक मसल्स, स्मूथ कार्डियक मसल्स को रेगुलेट करता है, और ये इनवॉलंटरी इन नेचर होता है, वो वॉलंटरी और ये इनवॉलंटरी नेचर है। फर्दर इसकी जो दो डिविजन्स होती है, एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और आखिरी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम।
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट सिचुएशन या इमरजेंसी स्टेट में वर्क करता है, इमरजेंसी स्टेट ऑफ द बॉडी। और ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, नॉर्मल स्टेट, रिलैक्स स्टेट, उसके अंदर जो है बॉडी की रिलैक्स स्टेट उसके अंदर वर्क करता है। आगे डिटेल हम पढ़ेंगे। बस आज हमने जैसे एक डिविजन्स बनाई है कि हमारे नर्वस सिस्टम की कितनी डिवीजन है। तो सोमेटिक जो है स्केलेटल मसल्स और वॉलंटरी इन कंट्रोल होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इंटरनल ऑर्गन स्मूथ, कार्डियक मसल्स प्लस में ग्लैंड्स जो होते हैं उनकी सिक्रीशन को भी जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है। और ये इनवॉलंटरी नेचर होता है, जो पर्सन की विल या विश के अकॉर्डिंगली काम नहीं करता है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो स्केलेटल मसल को कंट्रोल करता है, ये वॉलंटरी होता है। वो ये दोनों डिवीजन जैसे इनवॉलंटरी नेचर है। पर फर्क आगे ये है कि जैसे इस वक्त हम जैसे नॉर्मल स्टेट में बैठे हैं तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। जब एक खास किस्म की सिचुएशन पैदा होती है बॉडी के अंदर, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन, इमरजेंसी स्टेट ऑफ द बॉडी, चंद एक लम्हों के लिए होती है, हमेशा के लिए नहीं होती है। जैसे जॉय है, एक्साइटमेंट है, फियर है, एंगर है, फाइट है, ऐसी सिचुएशन में ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करते हैं। डिटेल आगे हम मजीद कल आपकी टेस्ट है और ग्रुप्स के अंदर जो मैसेज भी दिया गया, फर्दर इंस्ट्रक्शन सरमता साहब वगैरह जो ग्रुप के अंदर देंगे जो शीट्स वगैरह के लिए।